Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Usman Murib and today we have the second lecture for our physiology 402 semester third. आज जो है वो हमने बात करनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम जो है वो हम जारी सी बात एनाटॉमी में कवर कर चुके हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ऑल दोस पार्ट्स। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पे भी दिया, तो आज हम उसकी बात करेंगे कि वो जो साइकिल्स हैं, जो स्टेजेस हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, वो कैसे चलती हैं। सही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। दो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है बॉडी है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाता है इंटरनल जेनिटेलिया, दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो ये सारा पोर्शन है, ये जो स्टार्ट वाले दो बॉक्सेस हैं यहाँ तक, ये सारा कवर, ये जो सारा पोर्शन है ये आपकी स्लाइड्स में नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है। तो इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर ओवरीज आ जाती हैं जो कि एक्सेस को प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद यूटेरस, यूटेराइन ट्यूब आ जाती है। ओवरीज के बाद यूटेराइन ट्यूब आती है जो कि वहां से ओवरी से एग को लेती हैं और देन ट्रेवल। ये मैं इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग ये पढ़ चुके हो सारा। ठीक है। तो वहां से एग को ट्रांसपोर्ट करती हैं और यूटेरस पे ला के रख देती हैं। फीटल डेवलपमेंट अकर यूटेरस पे लाएंगे जहाँ पे फीटल डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद जो एक वेजाइना या बर्थ कैनाल होती है जहाँ से बेबी की बर्थ भी होती है, और वही पार्ट होता है जहाँ पर मेल जो है वो डिपॉजिट करता है अपने स्पर्म सेल्स को। दूसरा पार्ट आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, द वल्वा एंड मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क। जो दो पार्ट आते हैं, एक वल्वा होता है, दूसरा मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने हल्का फुल्का देने की कोशिश की थी। आपका जो मेन है ना वो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है? रिदमिक साइक्लिक चेंज इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूटरस। जो यूटरस की वॉल है, इधर से मैं अगर यहाँ से बना मुझे मिल जाता, जस्ट अ मिनट। जो अभी मैं स्ट्रक्चर समझा गया था, तो ओवरी, ओवरी के बाद फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है जिसको यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ तक ये यूटेरस आ जाएगी, एंड देन हियर इज द सर्विक्स एंड हियर इज द वजाइना। तो बेसिकली यहाँ से जो है ये एक्सेल रिलीज होता है, यहाँ पे आता है, और जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो यहाँ से इधर से आते हैं और यहाँ पे आके पहले ये दोनों जुड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, और देन जो जाइगोट बनता है वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, और यहाँ से आगे फिर बेबी की पूरी ग्रोथ होती है, पूरा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है, और देन जो बेबी बर्थ होती है। ठीक है। तो ये इसका पार्ट है। अब ये जो सारी इनर लाइनिंग है, ये जो रेड कलर की आपको डार्क रेड कलर का ये सारा पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला खास तौर पे इसको आप कहते हो एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि रिदमिक साइक्लिक चेंजेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से मुराद है कि उसकी जो आउटर लेयर होती है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस एसोसिएटेड विद साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो जो पहला पार्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज, उसके अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा चल रहा होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स जो है वो इसके अंदर वर्कआउट करते हैं। और उसके अलावा क्या है कि रिदमिक चेंजेस आती हैं एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर रिदमिक चेंजेस क्या आती हैं, कैसे आती हैं, ये सारा कुछ हम आगे कवर करेंगे। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम तीन मेन फेजेस हैं उसके अंदर, और चौथी मैंने जो है वो अलग से एक एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया जस्ट टू एक्सप्लेन आउट द थिंग्स। तो जो पहली फेज होती है दैट इज टर्म्ड एज प्रोलिफरेटरी फेज। इसके अंदर क्या होता है? ये पहला हाफ होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रोजन फेज। इसको आप दो नाम से भी जानते हो, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ना फेज या एस्ट्रोजन फेज, और इसको आप पहला हाफ कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, फर्ज कर लो कि जो यूटेरस है उसके अंदर वो सारा डैमेज हो चुका है, पीरियड एक गुजर गया है। ठीक है। और एक नया स्टार्ट होना है, एक नया टाइम स्टार्ट होना, मंथ जो है वो उसका स्टार्ट है। अच्छा, उसके अंदर क्या होगा कि उस फेज को आप कहते हैं प्रोलिफरेटरी फेज। इट अकर आफ्टर desquamation of
बायोमेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज की वजह से जितने भी डैमेज होता है, जितनी भी वो जो सारी लेयरिंग एंड ब्लड का फ्लो आउट हो जाना और इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, उसके बाद आती है प्रोलिफरेटरी फेज। तो इस तरह क्योंकि सर्कल चलता रहता है, तो प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर क्या होता है कि जो डैमेजेस हो चुके हैं उनको रिपेयर करना होता है बेसिकली। डैमेजेस या जो लेआउट हो चुके हैं, जो ब्लड सेल्स, जो उसकी एंडोमेट्रियल वॉल है वो खराब हो चुकी होती है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को रिपेयर करना होता है इन फर्स्ट हाफ ऑफ ओवेरियन साइकिल। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो ये फर्स्ट हाफ है ओवेरियन साइकिल बेसिकली इस पूरे को कहते हैं, जिसकी प्रोलिफरेटरी फेज है, सिक्रेटरी फेज है। अच्छा, जो फर्स्ट हाफ है इसके अंदर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन होता है बढ़ना, जो है ना ग्रोथ होना। तो प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल अकर ड्यू टू एस्ट्रोजन। क्या होता है कि एस्ट्रोजन का जो है ना वो लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो प्रमोट करता है कि स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स जो कि सेल्स मौजूद होते हैं, तो उनकी जो है वो ग्रोथ को ये स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीजें ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, एपिथेलियल सेल्स भी, जिस जो कि बिल्कुल आउटर लाइनिंग, इनर लाइनिंग जहाँ पे जो मैंने अभी वॉल बताई थी ना एंडोमेट्रियम, उसके सेल्स, और पीछे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, तो इनकी ग्रोथ हो जाती है। द पील्ड ऑफ एंडोमेट्रियम इन प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन रीएपिथलाइज इन 3 to 7 days। जो पिछले मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर या मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो लेयर उतरी थी, जो इनर लेयर होती है, वो सारी की सारी डैमेज होकर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो वो जो डैमेज हुई थी वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर नई लेयर बन जाती है। जैसे आपकी स्किन अगर खराब हो जाए बाहर से, तो 3 4 7 दिन के अंदर जो है वो आपकी स्किन जो है वो नई आ जाती है उसकी जगह। इसी तरह एंडोमेट्रियम के अंदर भी नई स्किन, एंडोमेट्रियम की भी नई लेयर बन जाती है। उसके बाद क्या आता है, द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीजेज, और वो लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए, क्योंकि देखो ऊपर सेल्स बढ़ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स भी बढ़ रहे हैं, स्ट्रोमल सेल भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एंडोमेट्रियम जो है ये भी इस अब दूसरी चीज क्या हो रही है कि नई एंडोमेट्रियम बन रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 3 से 5 mm तक बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स बढ़ रहे, ब्लड वेसल्स वहां पर इंक्रीज होती हैं, एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, जो कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड जिन्होंने वहां पे सिक्रेशन करनी होती है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो ग्रो कर रही होती हैं। तो ग्रो करने की वजह से क्या होता है, जो इस उसकी ओवरऑल थिकनेस है वो बढ़ जाती है 3 से लेके 5 mm तक। ऊपर हमने 2 सेल पढ़े, स्ट्रोमल सेल और एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल वही लाइनिंग वाले हैं, और उससे नीचे वाली लाइन उसी पे डिपेंड करती है एंडोमेट्रियम वाली। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, और वो एपिथेलियल सेल की वजह से वहां पे ग्रोथ बनती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब अगर यहाँ पे ये थिकनेस आ गई, उसके बाद क्या होता है, ईस्ट्रोजन काज रिलीज ऑफ एलएच यहाँ पर, यानी कि अब इस फेज के बाद ओव्यूलेशन नहीं होना होता है इन नॉर्मल मैकेनिज्म। एस्ट्रोजन काज रिलीज ऑफ एलएच, एलएच की स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक हाई अमाउंट ऑफ एलएच सर्ज होती है, एलएच सर्ज होता है कि हाई अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है 1 to 2 days बिफोर ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन है एग के लेआउट होने से, एग से के लेआउट होने से मुराद है कि ओवरी से एग के निकलने से 1 2 दिन पहले जो एलएच का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एलएच सर्ज हेल्प इन ओव्यूलेशन, और ये एलएच का बहुत ज्यादा जो लेवल है ये ओव्यूलेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है कि अब ओव्यूलेशन हो जानी चाहिए। ओवुलेशन क्या है, लेइंग ऑफ एग बाय द ओवरीज। एट दिस टाइम एंडोमेट्रियम 3 to 5 mm थिक, द एंडोमेट्रियल ग्लैंड सर्विकल रीजन सिक्रीट अ थिन स्ट्रिंजी म्यूकस। जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं सर्विकल रीजन में होते हैं। ये सर्विकल एंडोमेट्रियल ग्लैंड और सर्विकल रीजन जो होता है, सर्विकल रीजन से मुराद है कि ये वाला जो रीजन होता है, ये जो सर्विक्स जिसका नाम हमने रखा था, ये वाला सर्विक्स, इसका जो रीजन होता है, यहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, स्ट्रिंगी म्यूकस, स्ट्रिंगी म्यूकस ये रिलीज करते हैं, ताकि और उस स्ट्रिंगी म्यूकस को जो स्पर्म है वो फॉलो करता हुआ, क्योंकि जो है ना वो एग की तरफ जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब जो एग है वो यहाँ से आया, और यहाँ पे एग आ गया, स्पर्म ने यहाँ से आना है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक आने का जो रास्ता दिखाता है वो कौन दिखाता है, जो ये सर्विस और जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ से जो रिलीज होता है स्ट्रिंगी म्यूकस, वो उसका एक पाथवे दिखाता है कि इस तरफ को जाना है, यहाँ पे एग जो है वो रिलीज हो चुका है। सही हो गया। अच्छा, दोनों ओवरीज एट अ टाइम नहीं रिलीज करती है, एक बार इससे एग रिलीज होता है, एक बार दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, सिक्रेटरी फेज, इट इज प्री मेंस्ट्रुअल और प्रोजेस्टेरॉन फेज, ये दूसरे पहला था
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रोजन फेज, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है। दूसरी जो फेज है सिक्रेटरी फेज, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन फेज, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहता है, और ये प्री मेंस्ट्रुअल है, यानी कि ये मेंस्ट्रुएशन से जस्ट बिफोर है, वो मेंस्ट्रुएशन के बाद थी, ये मेंस्ट्रुएशन से पहले है। इट इज द इन दिस सेकंड हाफ, इसके अंदर क्या क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो काज करवा देता है स्वेलिंग एंड सिक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम बन चुकी है, जो पहले ही थिक हो रही थी, उसको मजीद थिक कर देगा, उसके अंदर स्वेलिंग करवा देगा, उसको मजीद थिक कर देगा। ग्लैंड एंड ब्लड वेसल बिकम टॉर्टस, टॉर्टस होता है कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग, और जो ग्लैंड और ब्लड वेसल है वो मजीद से मजीद जो है वो बड़े और जो है वो भारी होते जाएंगे। सिक्रीटरी सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो जो सब्सटेंस एक्सक्रीट होना होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मुराद है कि एपिथेलियम के वो पार्ट जहां से सिक्रीशंस होनी है वहां आगे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म लिपिड एंड ग्लाइकोजन इंक्रीज इन स्ट्रोमल सेल, और स्ट्रोमल सेल्स का ओवरऑल जो है वो हदूदो अरबा या उनके जो भी स्टोरेज होती है वो बढ़ जाती है, लिपिड और ग्लाइकोजन की स्टोरेज उनकी बढ़ जाती है। और ईस्ट्रोजन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज थिकनेस टू 5 to 6 mm, और ईस्ट्रोजन भी थोड़ा लेवल डाउन हो जाता है एस्ट्रोजन का, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का कम होता है, लेकिन वो जो थोड़ा लेवल है वो भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की थिकनेस को बढ़ा रहा होता है। अच्छा, पर्पज ऑफ सिक्रेटरी डेवलपमेंट, सिक्रेटरी डेवलपमेंट का क्या पर्पज है? सिक्रेटरी चेंजेस प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। बेसिकली जब स्पर्म आके एग के साथ मिल जाएगा तो एग ने आना है, वो जो जाइगोट बनेगा उसने आके यहाँ आके जुड़ जाना है, कहीं भी इम्प्लांट होना है, इम्प्लांट का मतलब होता है यहाँ के बैठ जाना। तो वो यहाँ पे उसकी सारी की सारी गजाइयाँ जो है वो पीछे ये सारी लेयर के अंदर स्टोर्ड होगी। एंडोमेट्रियम जो है वो स्टोर करके बैठी होती है सारा का सारा न्यूट्रिशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा यूटेराइन सिक्रीट यूटेराइन मिल्क, जो यूटेराइन है वो सिक्रीट करेगी यूटेराइन मिल्क फॉर ओवम न्यूट्रिशन, वो भी एग की न्यूट्रिशन के लिए। ओवरी हैव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ओवरी के पास ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, यानी कि ये ओवरी के ऊपर स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड फेज है जो इन दोनों के दरमियान आती है, डेट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ऑल सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियल आर डिस्क्रिमिनेटेड थ्रू वजाइना इन इट। तो इसके अंदर क्या आता है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर तमाम की तमाम जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, यानी कि अंदरूनी सारी की सारी लेयर एंडोमेट्रियम की, वो पील ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज अबाउट 2 days बिफोर द एंड ऑफ मंथली साइकिल, अगर ये मंथली साइकिल जो एक मंथ के बाद आना होता है, तो इसके अगर 2 दिन पहले तक जो एग सेल है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता बाय द स्पर्म, या कोई स्पर्म नहीं आता उसको फर्टिलाइज करने के लिए, द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी सडनली इनोवुलेट्स, involutes involutes and secretion of both have above hormone decreases। तो जो ओवरी होती है इसके अंदर कॉर्पस लूटियम बन जाता है। कॉर्पस लूटियम समझ लो गंदला सा सब्सटेंस, गंदला सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस तरह गुब्बारा कोई 20-25 दिन पड़ा रहे तो वो सूखने लग जाता है, ठीक है, उसकी एक लेयर से हल्की फुल्की, तो इस तरह ये भी होता है कॉर्पस लूटियम। तो ये क्या करता है, ये ऊपर वाले जो दोनों हार्मोन थे यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इनकी जो सिक्रीशन है उसको कम करवा देगा। अब सिक्रीशन कम होने की वजह से क्या होगा, डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस होती है सेल डेथ, प्रोग्राम सेल है, लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। तो इसकी वजह से अब नेक्रोसिस अकर हो जाएगी। क्यों नेक्रोसिस होगी? लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, कोई भी हार्मोन नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है ऊपर हार्मोन ही कम हो गए तो हार्मोनल स्टिमुलेशन कोई नहीं आएगी। न्यूट्रिएंट डिलीशन इन एंडोमेट्रियम, और डिप्लीशन आना था यहाँ पे, सॉरी, जो ओवरी है वो अपने एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर रही थी, अब एंडोमेट्रियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और तीसरी चीज है वेजोस्पैम, नैरिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स वहां पर बनी थी लंबी लंबी और कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स, वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सारा का सारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, वो पार्ट जितना भी बना था। नेक्रोसिस कॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टिश्यू एंड अकोमोडेशन ऑफ ब्लड एंड पस, इसकी वजह से वो सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ब्लड और पस इकट्ठी हो जाती है, और टिश्यूज इकट्ठे हो जाती हैं, जो वो इनर लेयर होती है। दिस मैस अलॉन्ग विद कंट्रैक्टाइल इफेक्ट ऑफ प्रोस्टग्लैंडिन वहां पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंट्रैक्टाइल एक दबाव वाला जो है ना अफेक्ट लगाते हैं, यानी कि प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाता है तो ये सारी के सारे जो कंटेंट्स हैं, टिश्यू, ब्लड और पस, ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं थ्रू द यूटेराइन वॉल, जिसे मेंस्ट्रुएशन का नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या लॉस होता है, 40 ml ऑफ ब्लड प्लस 35 ml ऑफ सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड होता है जो साइड वाला ये ही एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होते हैं ना, उसकी न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 35 ml वो, 40 ml ब्लड। द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज नॉन क्लॉटिंग, वो कहता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ये जम नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन होता है। फाइब्रिनोलाइसिन जो है
ये एक ऐसा एंटी कोगुलेंट है जो खून को जमने नहीं देता। और ल्यूकोरिया की एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ल्यूकोसाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं विद ऑल ऑफ दिस लॉस। ये जितना भी टिश्यूज और ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड एंड पस वगैरह जो बॉडी से निकलेंगे, इसके साथ ही वाइट ब्लड सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स, प्रोटेक्टिव सेल्स, वो भी निकलेंगे ताकि वहां पर इन्फेक्शन किसी किस्म का ना हो पाए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि एक्सपोज्ड एरिया और एक डैमेज्ड एरिया, तो वहां पर जितने भी ल्यूकोसाइट की अमाउंट ज्यादा होगी ताकि जो इन्वेडर्स हैं या बाहर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। विद इन 4 to 7 days आफ्टर menstruation the loss of blood ceases and the endometrium become reepithelialized। और 4 से 7 दिन के बाद जब ब्लड रुक जाता है और उसके बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियम दोबारा रीएपिथेलाइज होती है। रीएपिथेलाइज किस फेज में जाके होती है, प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि प्रोलिफरेटरी फेज दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कंडीशंस हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है। मेनार्की, मेनार्की कहते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। ऐसी स्टेज, ऐसी एज एक वुमेन की जिसके अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं आने, तो उसको कहते हैं मेनार्की। एनोवुलेशन होता है कि कई बार, मतलब इन अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बस नॉर्मल कंडीशन, मतलब ऐसी एज है जिसके अंदर ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने चाहिए, लेकिन उसके उस स्टेजेस में नहीं आते। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एनोवुलेशन, एग का ना प्रोड्यूस होना। इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट एलएच सर्ज। ये जब अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रॉपर रिलीज ना हुआ हो, जिस तरह हमने कहा था कि एलएच सर्ज इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द ओव्यूलेशन, सही है। तो जब एलएच सर्ज पूरा नहीं होगा या एलएच का लेवल डाउन होगा तो उसकी वजह से नहीं होता। इट मे हैपन फ्यू टाइम आफ्टर मेनार्की। जब जैसे ही ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसके कुछ अर्सा तक इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है। और बिफोर मेनोपॉज, जब एक एज आती है वुमेन के अंदर 40 to 50 ईयर्स कि उसके बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मुकम्मल तौर पर रुक जाते हैं, एक्सेल मुकम्मल तौर पर बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो उससे पहले, मेनोपॉज से पहले एज अ सिम्टमेटिक समझ लो कि जब मेनोपॉज होने वाला होता है तो उससे पहले पहले कई कई साइकिल जो है मिस हो जाते हैं। ठीक है, वो आते ही नहीं है। नीचे मेनोपॉज मैंने समझा दिया कि इरेगुलर हो जाते हैं पहले सेक्सुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, और उसके बाद रुक जाते हैं। और उसकी वजह से उसकी कुछ सिम्टम्स लिखी हुई है कि एस्ट्रोजन क्योंकि कम हो जाता है लेवल, और उसकी वजह से क्या क्या आता है, हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, फटीग, डिस्पनिया, इस तरह की जो कंडीशन है वो देखी जा सकती होती हैं। ठीक है, फ्लशीज, एंजाइटी या फटीग, डिस्पनिया, साइकोटिक स्टेज, डिक्रीज स्ट्रेंथ है, डिस्पीनिया होता है सोते हुए ना जो सांस उखड़ जाना, साइकोटिक स्टेज को मेंटल एबनॉर्मेलिटीज या जिसको कहते हैं इरेगुलर मूड्स। ठीक है, डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। और लास्ट पे इसके लिखा हुआ है एमेनोरिया। एमेनोरिया होता है सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे, लाइफ में किसी भी पॉइंट पे अगर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाए आना, तो उसको आप कहते हैं एमेनोरिया। और ये पीसीओएस एक बीमारी है, उसमें भी ये होता है। आगे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, आगे इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड थिंग, ये सारा जो जितना ये एक पूरा पेज है ना, सिवाय इन 4 6 लाइनों के बाकी सारी की सारी चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, कुछ कुछ मैंने यहाँ पे एडजस्ट की थी जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड थिंग्स। तो ये एक काइंड ऑफ हेडिंग है, ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नेक्स्ट स्टेप है। अजान हो रही है, जरा ब्रेक ले लें।
ओके, वी आर बैक। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस तरफ नेक्स्ट स्टेप है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक पार्ट जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ गया? सॉरी, यहाँ गलती लिखी गई है, स्ट्रक्चर कट गया है। शिट, मैं कहीं और से करवा रहा हूँ, मैं नोट्स दोबारा रीशेयर करूंगा। जस्ट अ मिनट। ये तो गाना बज गया है। शिट 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 शिट। ये मैं फाइल अलग बनाई थी। नहीं यार, नहीं नहीं। ये होगा। सॉरी, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोगोनियम। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटोगोनियम। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना, उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां से उसमें से जो ये निकलता है, ये काइंड ऑफ सेल है एक। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम इसके अंदर क्या होती है, ये इसकी क्रोमोसोम इसके अंदर ये एक स्पर्मेटोगोनियम एक टू एन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक जनरल सेल हमारी बॉडी में तमाम सेल्स हैं, सबके सब सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। सही है। इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर आपको पता है कि क्रोमोसोम का लेवल हाफ नहीं होता। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर का लेवल जो है वो हाफ नहीं होता। 46 डबल स्टैंडर्ड इसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और माइटोसिस होगी, माइटोसिस की वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उनके अंदर जो क्रोमोसोम का लेवल है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, 2n = 46 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। तो माइटोसिस की वजह से ऐसा कोई चेंजेस क्रोमोसोम के लेवल नंबर में नहीं आती। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली मियोसिस होगी, मियोसिस 1। उसकी वजह से वो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो बनेंगे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये आगे 23 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम ईच। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है ये हाफ हो गए, यानी कि दो सेल्स बन गए ना। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम 46 थे, 23 एक सेल में चले गए, 23 दूसरे सेल में चले जाएंगे, दो बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे दो स्पर्मेटिड्स देगा। तो दो से चार हो जाएंगे, यानी कि हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने आगे दो स्पर्मेटिड्स देने थे, तो दो की वजह से कितने हो गए, चार। इसमें क्या होगी, मियोसिस। अब मियोसिस की वजह से जो डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम थे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। रहेंगे 23 ही, पहले 46 थे, जब मियोसिस 1 हुई तो 23 रह गए, लेकिन रहे डबल स्टैंडर्ड। अब दोबारा हाफ होने हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गए। तो इससे इसके बाद क्या होगा कि वो डेवलपमेंट होगी स्पर्मेटिड्स के अंदर, हर स्पर्मेटिड के अंदर डेवलपमेंट होगी। और हर स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म, चार स्पर्मेटिड से चार टोटल स्पर्म जो है वो एक साइकिल में बनते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली हो रहा है। तो इससे हमें क्या क्या पता लगता है, पहली चीज कि माइटोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता। माइटोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। या तो उसका डबल स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, और अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो उनकी अमाउंट कम हो सकती है। कोई भी कंडीशन है। पहले उसने क्या किया, पहली मियोसिस 1 क्या कर रही है, 46 डबल स्ट्रैंड को 23 में कर दिया। 23 के 23 हैं डबल स्ट्रैंड, लेकिन रह 23 के। और उसके बाद अब 23 का हाफ करने के बजाय डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड कर दिया। ठीक है, हर एक के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो स्पर्म आ गए, वो आ गए, क्रोमोसोम आ गए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक स्पर्म के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है, और इसी तरह एग के अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है। और जब एग और स्पर्म से मिलते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है। और देन उसकी वजह से एक पूरा इंडिविजुअल आता है जिसके के तमाम सेल जो है वो डबल स्ट्रैंडेड जो है वो क्रोमोसोम से फील होते हैं। तो इस तरह ये काम होता है। अभी मुझे जल्दी जल्दी चैट के अंदर 2 मिनट के अंदर बता दो, इतना समझ आ गया कि नहीं? जल्दी बताना है। यस लिखो, जल्दी करो, टाइम नहीं है। बाकी नमाज पढ़ने चले गए?
चलिए वापस पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सी गलती आ गई है, मैं दोबारा अपडेट करके इसमें लगा दूंगा। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो मैं समझाना चाह रहा था। तो बेसिकली अगर हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो सबसे जो आउटर पार्ट है दैट इज स्क्रोटम। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो टेस्टिस, दो टेस्टिस जो है वो रेस्ट करते हैं, ठीक है। एक स्क्रोटम आ गया, ये आउटर पाउच है, और इसके अंदर जो है वो दो टेस्टिस जो है वो आएंगे। और हर टेस्टिस के अंदर जो है वो 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं पर टेस्टिस, ठीक है। आगे उनकी डिटेल दी हुई है। ये दी हुई है स्क्रोटम की डिटेल। लूज स्किन सैक फेस्किया टू पाउचेस बाय सेप्टम, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ठीक है। जो जो मैं बीटिंग में बोल रहा हूँ सिर्फ वही चीजें याद रखनी है। एक स्क्रोटम है, दो टेस्टिस हैं, हर टेस्टिस के अंदर 200 से 300 क्या है, लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं, पेयर्ड ओवल ग्लैंड्स होते हैं। 2 इंच बाय 1 इंच ये नहीं करना, सिर्फ इसका पेयर्ड ओवल ग्लैंड वाला अपने पार्ट करना है। तो बाकी जो है वो मैं समझा देता हूँ। वैसे इसकी कोई वो लिखी हुई है डायमेंशन और इसका क्या क्या इसके अंदर होता है। अच्छा, जो लोब्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पर लोब्यूल्स। अच्छा, लोब्यूल्स के अंदर जो पार्ट आ गई, एक आता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और दूसरी तरफ आते हैं इंटरस्टिशियल, जिनको हम लेडिग सेल्स भी कहते हैं। ये दोनों आपने करने हैं, ये दोनों डब्बे करने हैं, पीछे वालों की डिटेल नहीं करनी। एक दो तीन चार पांच, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली टेस्टिस के अंदर होते हैं जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये जो अभी हमने 5-6 स्टेप पढ़े ये स्पर्मेटोजेनेसिस के थे। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कहाँ पे होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और दूसरे सेल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, जिन्हें लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है। एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का मतलब छोटी ट्यूब है, और दूसरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और इन दोनों के दरमियान में जो सेल्स मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे, दे आर इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये बेसिकली किस लिए होते हैं, ये वहां पर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन आपको पता है एक मेल हार्मोन है, तो ये जो है वो उसकी प्रोडक्शन के लिए ये सेल्स वहां पे मौजूद होते हैं। ये भी आपने सारे करने के बच्चों में ज्यादा होते हैं, और पुबर्टी के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं। ज्यादा बच्चों में होते हैं लेकिन एक्टिव कब होते हैं, पुबर्टी के टाइम में, और पूरी अडल्ट लाइफ में ये एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आगे जब हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आगे दो पार्ट होते हैं, एक कहलाते हैं सर्टल आई सेल्स, और दूसरे होते हैं स्पर्म फॉर्मिंग सेल। अब जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल है उनकी डिटेल आपने करनी है, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं अडाप्टेड फॉर रीचिंग एंड फर्टिलाइजिंग एग्स। जो स्पर्म सेल्स होते हैं यहाँ से स्पर्म बनते हैं, और ये पूरा इतना कैपेबल होता है कि ये किसी भी जो पूरे एग तक जा पाए उसको फर्टिलाइज कर पाए। आगे उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एक हेड है। हेड के अंदर क्या होता है, जो उसका स्पर्म को बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक उसका हेड पोर्शन होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, और दूसरा हेड की जो नोक होती है आगे से तीर की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं एक्रोसोम, विद एंजाइम टू पेनिट्रेट एग। एक्रोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वहां पर जाके ओवरी की वॉल को या एग की वॉल को डाइजेस्ट कर सकें, और उसके अंदर जा सकें, ठीक है। अंदर जाके फिर वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। दूसरा इसका मिड पीस होता है, हेड है, हेड के अंदर डीएनए और एक्रोसोम आ गया। दूसरा इसका मिड पीस होता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है फॉर एटीपी, एनर्जी के लिए। क्यों, क्योंकि इसको मूव करना है, इसने मूव करना है, इसने मोटाइल है, ठीक है। और मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। और तीसरी चीज की टेल होती है, पिछला लास्ट पार्ट इसका टेल होता है, जो कि फ्लैजुलम टाइप है, और लोकोमोशन यानी कि मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्टिलाइज सेल्स आ गए। दूसरे इसके सर्टिलाइज सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स की न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लार्ज विद साइटोप्लाज्मिक इन्वेलप दैट सराउंड द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया अराउंड द सेंट्रल ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंट्रल ल्यूमन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमन से मुराद है, जैसे आप अगर एक पाइप देखो, कोई पानी वाला पाइप, तो उसकी जो इनर वाली साइड होती है, उसकी इनर वाली साइड को कहते हैं ल्यूमन। सेमिनिफेरस के ल्यूमन के अंदर जो है वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वही जिससे स्पर्म सेल ने बनना है, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसको एक इन्वेलप बना के रखते हैं सर्टोलाइज सेल, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, ताकि वो हेल्दी रहें और उनकी जो है वो ग़िज़ाइयत पूरी रहे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद ये सारा कुछ ये है, ये नीचे वाले यही वही पार्ट है। स्पर्मोटेगोनिया फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। उसमें माइटोसिस होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे, वो भी T1 होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 1 में जाएगा और गिव 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन जब म्योसिस होगी तो वो 2N जो डिप्लॉयड थे वो 1N बन जाएंगे, यानी कि हेप्लॉयड, ठीक है। ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स देगा, डेट आर आल्सो हेप्लॉयड, वो भी क्या होंगे, हेप्लॉयड इन नेचर होंगे, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड हो चुके होंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंड हो चुके होंगे। ऑल फोर स्पेरिकल स्पर्मेटिड आर लिंक्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक लिंकेज, तमाम के तमाम। अच्छा, आपने देखे चार बेसिकली हमारे पास स्पर्मेटिड आ गए ना, एक दो तीन चार, और चारों ने आगे स्पर्म बनाने हैं, ठीक है। तो चारों के चारों साइटोप्लाज्मिकली जो है ना अपने साइटोप्लाज्म के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, ताकि ये एक टाइम पे इकट्ठे जो है वो डिवीजन हो इनके अंदर
उसके पर्पस क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में लिंकेजेस इनके दरमियान होती है, उसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि इनके दरमियान कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, चारों के चारों एक ही टाइम पे इकट्ठे ग्रो कर रहे हो और इकट्ठे जो है वो स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें से करने वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ ऊपर वाला आपके था, और यहाँ से कुछ हॉर्मोन्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ स्पेरिकल, स्पर्मियोजेनेसिस है, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस। पहला था स्पर्मेटोजेनेसिस, अब ये है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना। कन्वर्जन ऑफ स्पेरिकल स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इसका स्पर्मियोजेनेसिस। इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ, इसके अंदर उसका ये उसका पार्ट बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या बना था उसने, sorry, ये उसका एक्रोसोम होता है जिसको हेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसने उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्होंने आगे जाकर उसको डाइजेस्ट करना है, ओवरी की वॉल को, उसको एग की वॉल को उसके अंदर इंसर्ट होना है। आगे हेड आ गया, ये उसकी नेक मिडिल पोर्शन आ गया, इसके अंदर सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये उसकी टेल आगे जो कि फ्लैजेलम है, उसकी मूवमेंट में उसकी हेल्प करती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ मेच्योर स्पर्म। एक मेच्योर स्पर्म में क्या क्या होता है, ये एक मोटाइल होता है, मूवेबल है, एंड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम, और ओवम को फर्टिलाइज करने की ताकत रखते हैं, एंड देयर एक्टिविटीज इनहेंस इन अ न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। तो ये प्रॉपरली कब काम करेगा, जब जो इन्वायरमेंट है उसके इर्द गिर्द का वो न्यूट्रल हो और स्लाइटली अल्कलाइन, या न्यूट्रल हो जाए या थोड़ा सा बेसिक इन्वायरमेंट हो, ठीक है, एसिडिक ना हो। अगर मीडियम, माइल्डली एसिडिक मीडियम आ गया तो उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी, और अगर सीवियर एसिडिक मीडियम आ जाए तो स्पर्म सेल्स अपना काम कर ही नहीं सकते। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इजैकुलेटेड स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक इज ओनली 1 to 2 days। यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म जो है वो 1 या 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर उन्हें एग मिल जाता है तो दे कैन, वो उसके साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, अगर एक्सेल नहीं मिलता तो वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रो हेलोरानाइडेज टू डाइजेस्ट प्रोटियोग्लाइकन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसके पास जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं। एक ये एंजाइम है जो कि प्रोटियोग्लाइकन्स को करेगा डाइजेस्ट, और दूसरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो इससे ये अपनी जो नरिशमेंट भी हासिल करते हैं। दूसरा ये कि अब जब उसकी वॉल में एंटर करना है एक्सेल की वॉल को, तो उसको तोड़ना है, तो वो वॉल जो इसी चीज की बनी होती है, प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन की, तो उसको जब वो वॉल को जब वो उसने डाइजेस्ट आउट करना है, और देन उसके अंदर वो इंटर कर जाता है। आगे जो करने वाली चीजें हैं वो यहाँ से 4 हार्मोन्स हैं जिनकी आगे डिटेल लिखी हुई है, वन लाइनर, ठीक है। ये करने वाले, बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा मैंने दी थी, तो यू शुड रीड देम ऑल, और आपको आइडिया हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन है, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, क्रूशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन है, ठीक है। ये जर्नली लिखा हुआ है। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है और ये टेस्टोस्टेरोन की स्टिमुलेशन करवाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी हार्मोन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। और एस्ट्रोजन है फीमेल सेक्स हार्मोन है विच इनडायरेक्ट अफेक्ट इन मेल। अच्छा, इसकी जो सारी चारों की जो डिटेल है वो आपके उसके अंदर भी दी हुई थी स्लाइड के अंदर, तो वो मैं वहां से देख लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट। बात तेरी मुझे, क्या बातें हमारी सुनते हैं कि महशर में बस उनकी रसाई। अच्छा, ये मेरे ख्याल मुझे हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हार्मोन्स का भी रोल होता है। इसके पास हमारे पास टेस्टोस्टेरोन पहला स्टिमुलेट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी सेकेंडरी में कन्वर्जन के लिए हमें टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लाइडिक सेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन के लिए रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मिएशन बाय सर्टिलाइज सेल्स, ठीक है। जो स्पर्म्स का बनना है उसकी जो है वो सपोर्ट के लिए जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एस्ट्राडायोल ये एक हार्मोन है सिक्रेटेड बाय सर्टिलाइज सेल। सर्टिलाइज सेल वो हैं जो कि स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपॉन स्टिमुलेशन बाय एफएसएच। तो एफएसएच बेसिकली सर्टिलाइज सेल्स को प्रमोट करता है कि वो जो है
आगे जो है वो स्पर्म सेल्स को की फॉर्मेशन करवाएं, ठीक है, एसेंशियल फॉर स्पर्मिएशन। तो एस्ट्राडायोल बेसिकली क्या है, वो हार्मोन जो कि सर्टिलाइज से रिलीज होता है। तो बेसिकली एफएसएच ने सर्टिलाइज सेल्स को स्टिमुलेट करना है, सर्टिलाइज सेल ने आगे रिलीज क्या करना है, एस्ट्राडायोल, और एस्ट्राडायोल ने आगे स्पर्मिएशन करवानी है। जीएच ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड बैकग्राउंड मेटाबॉलिज्म एंड प्रमोट अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्योंकि माइटोसिस होनी है, क्योंकि हर स्पर्मेटो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया समझ लो एक पाइप की इनर वॉल है, तो वहां से सेल ने एक ने निकलना है, उसके आगे पूरी डिवीजन होनी है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो डिवीजन होनी, क्योंकि वो मेल बॉडी का पार्ट है, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ही जो ग्रोथ करवा सकता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल की ग्रोथ है वो वहां पे हो रही होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, जो कि हमारी स्लाइड से रिलेटेड है, और एक अच्छा खासा ओवरव्यू भी है। तो आई होप के लेक्चर ठीक रहा होगा। समझ आ गई है तो जस्ट सेंड एन ओके मैसेज एंड लीव द, मतलब प्रेजेंट लिख दो मीटिंग के अंदर, ताकि थोड़े से अटेंडेंस हो जाए। यस ही लिखोगे, जिसको समझ आ गई, जिसको नहीं आई तो वो क्वेश्चन अपना यहाँ पे पुट इन करा दे। ठीक है, दो बचे, तीन, चार, एक बचा स्क्रीनशॉट, अनीना स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ उसका, पार्टिसिपेंट्स का।